बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान सितमगर इज़ा कलम फरवा खालिद। किस्त नंबर 28। ऐसे जाएंगे आप। फ़रा ने इसके यूनिफॉर्म की जानिब इशारा किया था। हमदान ने उन सब की मुस्कुराहट देख जैसे ही सामने लगे शीशे की जानिब देखा, इसका मुंह भी खुल चुका था। इसकी पूरी शर्ट आगे और पीछे से आटे के निशानों से सजी हुई थी और अब वो कातिल हसीना ये कारनामा सरअंजाम देकर मासूम बनी सबके दरमियान सर झुकाए खड़ी थी। हमदान उस पर एक तेज़ निगाह डालता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। तुम कितनी क्यूट हो ना। फ़रा सब के जाने के बाद इसके गाल खींचती हुई मुस्कुराते हुए बोली। महरवस ने नासमझी से उसकी जानिब देखा था। मैं जानती हूँ तुमने भाई को जानबूझकर रोका है ताकि वो आज ऑफिस ना जाएं और मेरे इस इवेंट में मेरे साथ रहें। तुम बहुत बहुत अच्छी और प्यारी लड़की हो। फ़रा उसका शुक्रिया अदा करती वहाँ से हट गई थी, जबकि महरवस ने हवन्नक बने से जाते देखा था। वो ये चाहती थी कि हमदान आज अपनी मसरूफियात तर्क करके घर वालों के साथ रहे, मगर उसने ये सब हमदान को रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था। वो हकीकतन काकरोच से डरती थी, मगर फ़रा की खुशी देख वो उसे कोई वजाहत नहीं दे पाई थी। इससे पहले कि वो फ़रा को पुकारती इसके पीछे जाती, हमदान ने इसकी कलाई मरोड़कर इंतहाई सख्ती से उसे अपनी जानिब खींच लिया था। महरवस अपने ध्यान में खड़ी इस इमदाद के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसके खींच कर दीवार से लगाने पर वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई थी। इसका सर और कमर बहुत ज़ोर से दीवार से टकराते इसकी टीसें निकल गई थी। आह! महरवस के होंठों से तकलीफ़ के मारे बेख्तियार कराह निकली थी। उसे अपनी गर्दन से ज़रा नीचे कंधे पर शदीद जलन महसूस हुई थी, जैसे कोई नुकीली शय चुभ गई हो। शायद दीवार पर कील था जो इसके कंधे में चुभा था, मगर अपनी तकलीफ़ का एहसास किए बगैर वो घबराई निगाहों से उस संगदिल को देख रही थी जो इसके नहायत करीब खड़े होते हुए इसकी कलाई इतनी ज़ोर से थामे हुए था कि महरवस जैसी मजबूत लड़की भी चीखें निकल रही थीं। उसे लगा था आज तो इसकी हड्डी तोड़ कर ही छोड़ेगा ये शख्स। वो इस तकलीफ़ को बामुश्किल बर्दाश्त करती बस उसकी आंखों में देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि हमदान फ़रा की कही बातें सुन चुका है और अब वो भी वही समझ कर शायद इस पर दोबारा अपना एतबार खो चुका है। फ़रा आपी को गलतफहमी हुई है। मैं सच में काकरोच महरवस के लब फड़फड़ाए थे, मगर हमदान ने उसके होंठों पर उंगली रखते इसे वहीं खामोश करवा दिया था। जबकि उसकी इस हरकत पर महरवस के दिल की धड़कन गैर मामूली हद तक बढ़ गई थी। जानता हूँ तुम्हें वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। हमदान चेहरा इसके बिल्कुल करीब किए इसकी आंखों में झांकता इस नाजुक जान पर क़यामत बर्पा कर गया था। इसकी गिरफ्त जिस कदर बेरहम थी, लहजा इतना ही मेहरबान था। महरवस इसके सहर में झकड़ी खड़ी यकटी किसे देखे गई थी। ये मासूम चेहरा धोखेबाज भला कैसे हो सकता है ना। इसके चेहरे को ठोड़ी से थाम कर ऊपर करते हुए भारी गमगीन लहजे में बोलता महरवस को सर से पैर तक लाल कर गया था। हमेशा उसे ऐसे ही अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करने वाली वो ब्लैक स्टार्स की गैंग लीडर इस वक्त एसपी हमदान के मैदान में आते ही कांपने लगी थी। उसे कुछ दिखाई और सुनाई ही नहीं दे रहा था, न कंधे की तकलीफ ना ही कलाई का दर्द। वो तो बस इस शहर की शख्सियत के शहर में जकड़ी खड़ी थी। मैंने तुम पर शक करके बहुत गलत किया। मेरी ज़िंदगी का गुजरता हर लम्हा मुझे एहसास दिलाता है कि मैं कितना गलत था। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। हमदान इसके कानों में रस घोल रहा था। वो आंखें गैर यकीनी हद तक खोले इसे यकटिक तके जा रही थी। शाहवेज़ की कल रात की कही बातें भूल चुकी थी। उसे याद रहा था तो सिर्फ सामने खड़ा शख्स और अपने पहलू में बेकाबू होता धड़कता दिल। शाहवेज़ ने उसे जिस बर्बादी की बात की थी वो इसके दहाने पर आन खड़ी हुई थी। मुझे एतबार है तुम पर। हमदान सिद्दीकी इसकी आंखों में झांकता बहुत कारी वार कर गया था। महरवस को लगा था वो अब पूरी ज़िंदगी इस लम्हे से नहीं निकल पाएगी। हंसती रहा करो, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। हमदान इसका गाल थपथपाते वहाँ से हट गया था, जबकि महरवस अनजाने कितने ही लम्हे वहीं साकित खड़ी रही थी। इसे लग रहा था जैसे इसकी ज़िंदगी इसी एक लम्हे में आकर ठहर गई हो। बीबी जी मुलाजमा के आकर पुकारने पर महरवस ने गुमसुम से अंदाज में उसकी जानिब देखा था। बीबी जी, हमदान साहब आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं उनका यूनिफॉर्म प्रेस कर दें। मुलाजमा को भिजवाए इस नए पैगाम पर महरवस की सीटी गुम हुई थी। इसका संगदिल सितमगर एकदम इतना मेहरबान कैसे हो गया था। महरवस को लगा था गोली के वार से तो वो हमेशा बचती आई थी, मगर इस शख्स की मोहब्बत के वार इसकी जान निकाल देंगे। वो मुलाजमा को साबत में सर हिलाकर जवाब देती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। ये दीवार पर खून ये कहाँ से आया। वहाँ से हटते अचानक मुलाजमा की
غیر ارادی نظر اسی دیوار پر پڑی جہاں مہروز کھڑی تھی۔ اس نے فوراً نظریں گھما کر مہروز کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کے کندھے پر پڑے بال اور دوپٹے کی وجہ سے وہ اندازہ نہیں لگا پائی یہ خون کس کا ہے، اس لیے بنا کچھ بولے خاموشی سے اسے صاف کرنے لگ گئی تھی۔ اپنی جان ہی کو بچایا ہے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے شاویز سرگوشنا لہجے میں بوجھل پن سے بولتا۔ پریسے کو کچھ پل کے لیے آس پاس کی دنیا بھلا گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ پریسے کو اپنے حلق میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آن ٹپکے گا۔ ان گنڈوں سے میری جان کو بھی خطرہ تھا، تو انہیں ختم کر کے میں نے اپنی جان کو بچایا ہے، شاویز اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں بولتا۔ اس کی ساری خوش فہمیاں ہوا کر گیا تھا۔ اف، میں پاگل کیا سوچ رہی ہوں؟ جس انسان کے سینے میں دل ہی نہیں، وہ بھلا کسی بھی قسم کے احساسات اور جذبات کے بارے میں کیا جانتا ہوگا؟ میں کیوں یہ اول فول سوچ رہی ہوں؟ یہ شخص پتھر ہے جس سے ساری زندگی سر پھوڑنے کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ پریسے دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے بول رہی تھی، مگر دل تھا کہ بار بار اسی شخص کے لیے ہمک رہا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ پریسے نے اسے دور ہونا چاہا تھا، جب اوپر سے گرتی بیل کی وجہ سے دور ہونے کی بجائے وہ اس کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ میرے پودے خراب ہو رہے ہیں۔ اپنی ساری بیلوں کو ایک ایک کر کے ٹوٹتا دیکھ پریسے رونسے لہجے میں بولی۔ شاویز نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسے آرام سے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالتا انہی پودوں کے پیچھے سے ہوتا آگے بڑھ گیا۔ تم کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ میں شور مچا دوں گی، چھوڑو مجھے۔ پریسے کا دل خوف سے لرز اٹھا تھا۔ وہ اب مزید اس شخص کی جان لیوا قید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مچا دو شور، تمہارے سارے خاندان کو تم سمیت اوپر پہنچانے میں 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ شاویز اپنی دھمکی سے اس کی بولتی وہیں بند کرتا پچھلے صحن کے آخری کونے میں آن پہنچا تھا۔ پریسے کو نیچے اتارتے اس نے سب سے پہلے وہاں موجود گھاس کو ہاتھ سے نیچے دھکیلا تھا، جس کے بعد وہاں کی زمین کو آگے کی جانب سرکتے دیکھ پریسے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنے سالوں سے وہ یہاں رہ رہی تھی، مگر وہ اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ سب پریسے نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اترو نیچے، شاویز نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنے حاکمانہ لہجے میں اسے آرڈر دیا تھا۔ نہیں نہیں، نیچے اتروں گی میں۔ پریسے اس سے خوفزدہ ہوتی وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر اس سے پہلے ہی شاویز اس کی کلائی تھامتے اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے باہوں میں اٹھاتا اس حصے میں نیچے کو جاتی سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ اس کے نیچے جاتے ہی شاویز کے اشارے پر پیچھے سے کسی نے اس حصے کو واپس ڈھانپ دیا تھا۔ پلیز، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ تم کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ پریسے وہاں چھایا گھپ اندھیرا دیکھ کر اس کے کندھے پر سر ٹکاتی ہوئی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ اندھیرے سے جان جاتی تھی اس کی۔ وہ اس شخص کی وحشت ناک اور جان لیوا قربت سے وہ شدید خوفزدہ تھی۔ اس کی شاید اسی کیفیت کو دیکھتے ہوئے شاویز نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے اس تہہ خانے کو روشنیوں سے بھر دیا تھا۔ پریسے نے اس کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ اور دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ حصہ اوپر والے گھر سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اس حصے کو ڈرائنگ روم کی طرح بہت شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ پریسے اپنا کھلا منہ بند کرنا بھول چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت آفندی مینشن کے بیسمنٹ میں کھڑی ہے۔ یہ کب بنا تھا؟ اسے تو ہمیشہ سے یہی بتایا گیا تھا کہ اس گھر کا کوئی بیسمنٹ نہیں ہے۔ میرے پاس تمہاری یہ حیرانگی دیکھنے اور اس جگہ کے حوالے سے تمہیں مزید وضاحت دینے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنی جلدی میری بات مانو گی، اتنی جلدی یہاں سے آزادی پا سکو گی۔ شاویز نے اس کے قریب آتے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر پریسے سے گھورتی خود ہی دور ہو گئی تھی۔ اس کا یوں پیچھے ہونا شاویز سکندر جیسے گھمنڈی شخص کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ وہ اس سے مزید فاصلہ بناتا دور صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ کیسا کام؟ پریسے کو چند سیکنڈ لگے تھے اس کے یوں دور جا کر بیٹھنے کی وجہ سمجھنے میں۔ ان پیپرز پر سائن کر دو تو جا سکتی ہو یہاں سے۔ انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ بلیک ہاؤس میں تمہیں مجھ سے بچانے کے لیے بہت سے لوگ تھے، مگر اس تہہ خانے میں تم پوری طرح میرے رحم و کرم پر ہوگی۔ شاویز نے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دباتے اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسے سائن؟ شاویز سکندر کے ساتھ یہاں اکیلے قید رہنے کے خوف سے ہی اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس سے کن پیپرز پر سائن لینا چاہتا تھا؟
शावेज जिस सोफ़े पर बैठा था इसके बिल्कुल सामने टेबल पर उसे पेपर्स और पेन रख दिया था। ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? परीसे ने उसके सामने टेबल के करीब आते हुए मशकूक निगाहों से उसके खूबरू चेहरे को घूरा था, जो अब नकाब उतार कर आराम से सिगरेट से ख़ुद को पुरसकून कर रहा था। वो बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, अभी बस साइन करो। परीसे ने पेपर्स उठाने चाहे थे जब शावेज उसके हाथ से फासला बरकरार रखते हुए पेपर्स को थामे वापस टेबल पर रख चुका था। तुम्हें इन्हें पढ़े बगैर इन पर साइन करने होंगे। शावेज ने इसके सर पर एक और बम फोड़ा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। परीसे ने फ़ौरन नफ़ी में सारे लाते हुए इनकार किया था। तो ठीक है, फिर दोनों बैठते हैं यहीं। शावेज सोफ़े पर टांगे रखते नीम दराज होते हुए बोला था। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम क्या समझते हो हर बार वही होगा जो तुम चाहते हो? मेरे घर वाले मुझे घर में ना पाकर मुझे यहाँ तक ढूंढने ज़रूर आएंगे। परीसे ने इसे डराना चाहा था, मगर इसकी बात के जवाब में सिगरेट का धुआं फ़िज़ा में छोड़ते हुए शावेज ने नज़रें घुमाकर बगौर इसकी जानिब देखा था। क्या तुम वाकई इतनी बेवकूफ़ हो या सिर्फ मुझे लगती हो? सिगरेट को ज़मीन पर फेंक कर पैर से मसलते हुए वह सोफ़े से उठकर इसके मुकाबिल आया था। क्या मतलब? परीसे इसकी नज़रों से घबरा गई थी। कभी कभी वो उसे ऐसी गहरी नज़रों से देखता था कि परीसे अंदर तक कांप उठती थी। अभी भी ऐसा ही हुआ था। वो इस शख्स को समझ नहीं पा रही थी। वो उसका दुश्मन था, हमदर्द था, मुहाफिज था, या फिर इससे आगे का तसव्वुर वो कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि ये वहशी दरिंदा भला मोहब्बत जैसे जज्बात से कैसे वाकिफ़ हो सकता है? तुम्हें क्या वाकई लगता है इस घर के किसी एक भी फ़र्द को तुम्हारी फ़िक्र है? वो बाहर जो तुम्हारी हमदर्द बनी, तुम्हारी कज़न तुमसे मेरे मुतल्लिक़ गुलवाना चाहती थी, इसका रीज़न यही है कि जिन पर अब तक अंधा एतमाद करती हो इन्हें तुम पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें परीसे की आंखों में अपनी वहशतनाक लाल आंखें गाड़ते हुए बोलता इसे अपनी जगह सुन कर गया था। इसकी आंखों में भरती नमी देखकर शावेज ने बहुत मुश्किल से अपने होंठों को बीचे खुद को मज़ीद कुछ कहने से रोका था। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि खामोशी से इन पेपर्स पर साइन कर दो। तुम्हारे रूम में इस वक्त मेरी गैंग की मेंबर्स परीसे अफंदी बनकर सो रही है। तुम्हारे प्यारों को ज़रा सा भी शक नहीं होगा कि तुम यहाँ हो। शावेज की इसकी जानिब से रुख मोड़ता बात बदल चुका था। बात मुकम्मल करें अपनी मिस्टर शावेज सिकंदर। क्यों मेरे ख़ानदान वालों को मुझ पर भरोसा नहीं? अगर उनके मुतालिक ज़रा सा भी प्रूफ है तो सामने लाओ। तुम अपनी दुश्मनी में मुझे उनके ख़िलाफ़ करके अपना फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही इतनी बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारी बातों में आऊँगी। तुम जैसे लोग परीसे इसकी बात अधूरी छोड़ने में इसकी कुशीदा पेशानी पुश्त को घूरती गुस्से से बोली थी, जब शावेज ने एकदम वापस पलटते हुए इसकी दोनों कलाइयाँ थाम कर कमर पर मरोड़ते हुए इसे अपने करीब खींच लिया था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? अगर ये तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान वालों को पता चल गया तो पैरों तले से ज़मीन बचेगी नहीं। इसलिए दोबारा ऐसी बकवास मत करना। मुझे तुम्हें किसी के ख़िलाफ़ करने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही अपनी साइड लाने की कोई ख्वाहिश है। तुम अपने इस सफ़ियान अफंदी को ही मुबारक हो। शावेज आग उगलते लहजे में बोलता परीसे अफंदी का चेहरा लाल कर गया था। इंस्पेक्टर जमाल, मुझे आज के आज ही शिकारपुर जाना है। मुझे बाबा के कार एक्सीडेंट वाले केस रीओपन करना है। इस सिलसिले में आप मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि आपके अलावा मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकती। हिबा इंस्पेक्टर जमाल को बुलाते हुए अपने इरादों से आगाह करते हुए बोली। वो हादसा शिकारपुर में पेश आया था। उसके हवाले से सारी फाइल्स वहीं के पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। उसकी मामा ने इसे यही बताया था कि इस हादसे को पुलिस वालों ने पूरी जांच पड़ताल के बाद एक हादसा ही बताया था। वो आग हादसाती तौर पर लगी थी, इसमें किसी की कोई भी साजिश नहीं थी। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद उसके दिमाग में कभी इस हवाले से ख्याल ही नहीं आया था, मगर अब वो इस केस को एक बार फिर रीओपन करके अपने लिहाज से तसल्ली करना चाहती थी। इंस्पेक्टर जमाल इसके बाबा की एज के थे, और जब से उसने ये फ़ोर्स ज्वाइन की थी वो इसी के अंडर काम करते थे। उसे उनसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं था। वो अभी इन्हें मज़ीद कुछ बताने ही लगी थी जब इसका मोबाइल बज उठा था। अम्मी जी, आईजी साहब का नंबर देखकर इसका माथा ठनका था। एसपी साहिबा, आज शाम 5 बजे मुझे मीटिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के हवाले से बात करनी है। आईजी साहब इसे ऑर्डर देते हुए फ़ोन रख चुके थे, जबकि हिबा मोबाइल स्क्रीन को घूर कर रह गई थी। भला आज ही ये नया केस आना था। कंटिन्यू जारी है।